गुड इवनिंग एवरीवन. हाय, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द क्लास. सो उम्मीद करिए आप लोग अच्छे होंगे. और आज हम लोगों का 5वां लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो यानी हमारा स्पेस, हमारा जो पेस है, नॉट स्पेस. तो मेरे को स्पीड और पेस दोनों चीज़ बोलनी थी. आज गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है यार. मुझे ही लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है? गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है ना. गर्मी है. थोड़ा सा एसी को एडजस्ट कर देते हैं भाई. सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ जी. ऑडिबल विजिबल है सभी को? पहला लेक्चर है आज. सॉरी, पहला तो नहीं है, 5वां लेक्चर है आज हमारा. यस. हाय लोकेश, वेलकम. रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. देखो बेटा, कौन ऐसा बच्चा है जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा है? पहले तो ये बता दो. आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा है? कौन है ऐसा? हु इज गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन कौन है? चलो जल्दी से मुझे बता दीजिए. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन आज हम करेंगे, ठीक है? ऑल्दो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है समझने वाली होंगी, समझना पड़ेगा सब कुछ. एवरीथिंग हैज़ टू बी अंडरस्टूड, ठीक है? सब कुछ समझने वाला है यहाँ पे. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप डायरेक्टली बिना समझे कर सकें. तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पहली बार पढ़ रहा है? मतलब यानी आप पहले इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे लगता है समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको आपकी एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँगी, ठीक है? कुछ भी बचेगा नहीं इस टॉपिक में जो आपसे ना हिले एग्ज़ाम में, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन ना कर पाए. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. पुरानी क्लास का एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या पढ़ लिया था हमने. चलो बेटा, आप खुद बताओ क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की हमारी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मैं खुद भूल गई क्या पढ़ा था. सो कोई बच्चा याद दिला दो यार, क्या पढ़ा था. मैम ना इतनी क्लासेस ले लेके दिमाग पूरा ऐसे हो गया है, कुछ याद नहीं रह रहा है कौन सी क्लास में क्या पढ़ के आ चुके हैं हम. हाँ, तो रेप्लिकेशन से पहले हमने क्या पढ़ा होगा? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना? हमने आरएनए वर्ल्ड पढ़ा था लास्ट क्लास में. और हमने आपके ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद हमने कॉन्फर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. फिर हमने हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा कि यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल होता है और ये क्या करते हैं? आपके बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करते हैं. दीज आर द वायरसेस जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है कि नहीं? यस. गुड इवनिंग नवजोत. हाँ, आरएनए वर्ल्ड हमने पढ़ा था, राइट? तो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करते हैं, है ना? हमारे बैक्टीरिया को जाके क्या कर रहे हैं? इन्फेक्ट कर रहे हैं. बेटा यहाँ पर हमने देखा था कि हमने बैक्टीरियोफाज को दो तरह के रेडियो एक्टिव मीडिया के अंदर ग्रो किया था, एक फॉस्फोरस वाला और एक सल्फर वाला, ठीक है? जब हमने इकोलाई से इसको इन्फेक्ट कराया, हमने क्या देखा? एक जगह पे आपके फॉस्फोरस, यानी कि ये डीएनए का कंपोनेंट है, तो जहाँ पे फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव लेबलिंग की थी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ई कोलाई वॉज इन्फेक्टेड, क्योंकि उसके अंदर बेटा उसका डीएनए गया है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड था और रेडियो एक्टिव था, है ना? जहाँ पे सल्फर को रेडियो एक्टिव मीडिया में डाला था, तो वहाँ पर ई कोलाई
was not radioactive. तो इससे क्या पता चल रहा है हमको? इससे हमको सिंपली ये पता चल रहा है कि आपके जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ डीएनए जा रहा है, ठीक है। जब हमने फास्फोरस को रेडियोएक्टिव किया तो वो वहां पे दिख भी रहा है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस और नो? चलिए ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि डीएनए ही बेस्ट आपका जेनेटिक मटेरियल है। क्यों था ये जेनेटिक मटेरियल एक अच्छा? क्योंकि ये अपना रेप्लिका भी बना सकता है, ठीक है। स्टेबल भी था, केमिकली भी, स्ट्रक्चरली भी, ठीक है। स्लो म्यूटेशंस भी हो रही थी इसके अंदर, और मेंडल के इनहेरिटेंस लॉज भी फॉलो हो रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए का अच्छा जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए वर्ल्ड में हमने ये देखा था कि बहुत सारे एविडेंसेस यही कहते हैं दैट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए, बट सिंस ये स्टेबल नहीं था तो धीरे धीरे एवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट बिकेम डीएनए, ठीक है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए, ठीक है बेटा, याद आ गया? यही सब पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, राइट। आज हम लोग पढ़ लेते हैं अपने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। देखो सबसे पहला ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? We are talking about replication process. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated in the immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material that is said by Watson Crick. क्या बात बोली है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है? तो बेटा वॉटसन एंड क्रिक ने ये बोला कि हमारा ध्यान पूरी तरह इस बात पे था कि अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, और वहां पे हमने पेयरिंग भी देखी थी किसकी? शारगैफ रूल के अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा था? पेयरिंग भी देखी थी, ठीक है। जितने आपके एडिनाइन के नंबर होंगे, एन नंबर जितना भी होगा उतना ही बराबर नंबर आपका थाइमीन का भी होगा। सिमिलरली जितना नंबर आपका साइटोसिन का होगा उतना ही नंबर ग्वानिन का होगा, राइट। एंड मोर ओवर आपका स्टूडेंट्स टोटल में हम ये कह सकते हैं जितना A प्लस C होगा उतना ही T प्लस G होने वाला है, ये कहता है शारगैफ का रूल, ठीक है। जितना एडिनाइन होगा उतना ही हमारे पास थाइमीन भी होगा बराबर से, ठीक है। अगर मान लो ये 20% है, इफ दिस इज 20%, तो थाइमीन भी कितना? 20% होगा, ठीक है। यस और नो? और अगर ये आपका 30% है तो ये भी 30% होगा। तो यानी कि देखो एडिनाइन 20 प्लस साइटोसिन कितना? 30 इक्वल्स टू अगेन 20 प्लस 30। सो
शारगैफ रूल के अकॉर्डिंगली हमने पेयरिंग तो देख ली थी। अब वॉटसन एंड क्रिक ने यहाँ से ये डिराइव किया कि अगर मान लो कोई भी ऐसा डीएनए का हमारे पास स्ट्रैंड है जिसकी कुछ भी ऐसी हमारे पास बेस पेयरिंग है ATCCG ATTGA व्हाटएवर, ठीक है, तो यहाँ हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते कि कुछ ना कुछ तो ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे इसकी कॉपी बन सके, है ना। अगर हमको एग्जैक्ट इसके जैसा एक और सेगमेंट डबल स्ट्रैंड फॉर्म करना है अगर हमको, है ना, तो इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसी कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक रेप्लिका भी जनरेट कर सकते हैं। देखो कितना दिमाग लगाया, हम तो सोच भी नहीं सकते इतना। सोच सकते हो? अब तो सोच सकते हो ऑब्वियसली, पहले नहीं सोच सकते थे, पहले सिर्फ क्रिक जी ने सोचा है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। सो दिस was basically generalized by Watson and Crick। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ था बेसिकली। सबसे पहले स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन सिंपली क्या है, आपके पास कोई एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई भी एक इस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके फर्दर आगे हमने ये सपोज किया कि इस पेरेंट डीएनए से हमको क्या मिल रहा है, एक सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड। तो बेटा रेप्लिकेशन में क्या होता है, इसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होके हमको दोबारा से एक सिंगल स्ट्रैंड से एक डबल स्ट्रैंड मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमको, एक सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिका यानी कॉपी करना, है ना। जैसे जेरोक्स करते हैं हम, कोई भी आपका कागज होता है, आप फोटो कॉपी कराने ले जाते हो, उसका एग्जैक्ट कॉपी करके आपको पेपर मिल जाते हैं, है ना। सेम वही चीज हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो स्ट्रैंड इनिशियली रहेगा, ये क्या होने वाला है, दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड जिसके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब इसमें से ये वाला जो डॉटर हमारे पास डीएनए आए हैं, उसमें दोनों के पास एक सिंगल पेरेंट का स्ट्रैंड गया है। दिस इज अ पेरेंट स्ट्रैंड, इसको तो स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे, हम डीएनए बोलते हैं। एंड यहाँ पे दिस इज अ पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। और जो ये नया वाला सिंथेसाइज हुआ है यहाँ पे स्ट्रैंड, दिस इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ये क्या है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। सिमिलरली ये भी क्या है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। सो हेंस बच्चा आपका यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आया है, दिस इज हैविंग ओनली हाफ नया वाला इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे हैं, पेरेंट से जब हमारे पास ये डॉटर डीएनए बने हैं, ये दोनों क्या है, डॉटर डीएनए, ठीक है। तो इस डॉटर डीएनए में हाफ इंफॉर्मेशन सिर्फ पेरेंट से आई है ना, हाफ इंफॉर्मेशन सिर्फ पेरेंट से आई है और हाफ इसने खुद से नई सिंथेसाइज किया। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें सिर्फ
आधी इंफॉर्मेशन ही कंजर्व हुई है, कंजर्व मतलब कहीं ना कहीं बची है, प्रोटेक्ट हुई है, तो आगे मतलब सिर्फ कंजर्व होके आधी इंफॉर्मेशन पास हुई। इट इज समथिंग लाइक, ऐसे समझो आपके फादर की कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपके दादा की थी, अब वो आपके पापा के पास आनी है, बट दादाजी ने हो सकता है किसी रीजन की वजह से, किसी XYZ रीजन की वजह से क्या कर दिया, हाफ प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। अब आपके पापा के पास जो आया है दैट इज हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, हाफ, सेमी, सेमी का मतलब हाफ, कंजर्व मतलब जो बचा लिया था, है ना, तो आधी प्रॉपर्टी बचा ली थी तो वो आगे चली गई, बाकी की आधी अब उनको भाई ये लग रहा है कि हम कैसे पीछे रह जाएं, है ना, हमको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, तो आधी जो प्रॉपर्टी है उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है, ठीक है, समझ गए। तो जो आगे पास हुआ दैट इज ओनली हाफली कंजर्व्ड, सिर्फ आधा कंजर्व होके आगे पास हुआ था, इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का जो नेचर होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, जहाँ पे आपकी जो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ हाफ पास होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। Now students, two strands would separate and act as a template for the synthesis of your new complementary strands। दो strand जो होते हैं they would separate, वो separate होंगे और act करते हैं as template for synthesis of the new complementary strands। After the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand। यही चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो स्ट्रैंड्स आपके पास बेसिकली आ रहे हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन के पास पेरेंट से दो स्ट्रैंड आते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे नया सिंथेसाइज होता है, तो हाफ हाफ इंफॉर्मेशन आगे जा रही है। बेटा क्लियर हो गया है तो थम्स अप बना दो या ओके बोल दो, क्लियर बोल दो, कुछ तो बोल दिया करो, है ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, किसी को कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय मिसेल्सन एंड स्टाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। देखो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, यस हैव अ लुक। आपके पहले कल्चर को ग्रो किया गया किसमें, N15 वाले मीडिया में, यहाँ पे दो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज हुए थे, एक N15 जिसका मॉलिक्यूलर मास 15 था और एक N14। तो बेटा ये वाला हैवी है, ऑब्वियसली हैवी आइसोटोप है, दिस वाज लाइट आइसोटोप, ठीक है। N15 में ई कोलाई के बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, किसको ग्रो किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया। जब इस मीडिया में ग्रो किया, यहाँ पर ग्रो करने के बाद इसको सीजियम क्लोराइड के का इस्तेमाल करके सेंट्रीफुगेशन की गई। सीजियम क्लोराइड बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, टू क्रिएट द डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, टू क्रिएट डेंसिटी ग्रेडियंट, जिसके बेसिस पे फिर DNA कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, so that DNA strand can be separated। ठीक है बेटा, ताकि DNA को यहाँ क्या कर सके, सेपरेट कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक DNA का स्ट्रैंड आता है, दैट इज योर हैवी DNA स्ट्रैंड, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही DNA का स्ट्रैंड आता है, वो भी कैसा, हैवी DNA का स्ट्रैंड। अभी देखो ये डार्क ब्लू कलर से, हैवी वाला डार्क ब्लू से दिखाया है, तो देखो हमारे पास यानी कि जो DNA आया है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिसमें दोनों ही आइसोटोप्स किसके हैं, N15 के, समझ रहे हो बेटा, N15 N15 दोनों ही N15 है, ठीक है। मैं इधर भी ड्रॉ कर देती हूँ एक बारी,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया, द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, इट वाज N15 एंड N15, पूरा हेवी डीएनए। किस कंडीशन में? इस वाले केस में। अब हमने इस बैक्टीरिया को, ये N15 वाले को, यहाँ के कुछ बैक्टीरिया को उठा के इसके अंदर ट्रांसफर किया। अब ये क्या है? यहाँ पे लाइट आइसोटोप वाला मीडिया है। कौन सा? N14 वाला। बेटा ई कोलाई बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं 20 मिनट के अंदर, 20 से 22 मिनट के अंदर, इसीलिए यहाँ पे ई कोलाई का नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी आ गई थी। ठीक है, अगेन सीजियम क्लोराइड के थ्रू सेंट्रिफुगेशन कराया। अब हमारे पास ट्यूब के अंदर फिर से सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड आया है। और ये कैसा है? देखो, यहाँ पे जब डीएनए आया था, ध्यान देखना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये बैंड फॉर्म हुआ था तो ये काफी नीचे की तरफ था, है ना, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है। आप समझ रहे हो बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जो ज्यादा डेंस चीज होती है, भारी चीज होती है, वो नीचे जाती है, हाँ कि नहीं, है ना, और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर फ्लोट करेगी, और जो बीच की होगी, समवेयर इन बिटवीन, जिसका डेंसिटी होगा वो मिड में रहेगी। तो ये इसी के थ्रू पता चल रहा था ट्यूब में बैंड देख के। यहाँ पे नीचे, बहुत नीचे आया हुआ था, इसका मतलब ये हेवी बैंड था N15 वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या आया हमारे पास? फिर से एक ही बैंड आया, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके का डीएनए फॉर्म हो रहा था, बट दिस टाइम इट वाज व्हाट? समवेयर इन बिटवीन। अब यहाँ क्या था? ये बीच में था। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा? हमारे पास यहाँ पे ये एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है और एक पुराने वाला है। ठीक है, एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है और एक पुराने वाला है। समझ गए? यस और नो? ये जो लाइट वाला मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, दिस इज बेसिकली योर N14 वाला, दिस इज N14 वाला, और ये एक हाइब्रिड यहाँ फॉर्म हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड डीएनए, एंड ये क्या है? हेवी वाला। अब आप यार एक सिंपल सी बात समझो, ये कैसे हुआ होगा? ये हमारे पास रिजल्ट आया है, यहां से हमको इंटरप्रिटेशन निकालना है। इससे ये नहीं निकालना, इससे ये निकालना है। समझ रहे हो? जब एक्सपेरिमेंट होता है तो हम इंटरप्रिटेशन से रिजल्ट नहीं निकालते, जो हमको दिखता है एक्सपेरिमेंट के बाद उससे हम अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो रिजल्ट में हमको एक हाइब्रिड बैंड मिला था। तो हाइब्रिड से आप समझ रहे हो क्या हुआ होगा? क्या मिसेल्सन स्टैल ने से एनालाइज किया कि ये हाइब्रिड इसीलिए आया है कि इनिशियली जो आपका पेरेंट डीएनए, यहाँ जो पेरेंट बना फिर रहा था, है ना, जो पेरेंट डीएनए था, इसने आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ एक एक स्ट्रैंड पास किया। दिस इज पेरेंट स्ट्रैंड, दिस इज पेरेंट स्ट्रैंड। बाकी का जो नया वाला आया है, इट इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ये दोनों क्या है? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो इंफॉर्मेशन आगे पास हुई है दैट इज सेमी, हाफली कंजर्वेटिव एंड हाफली न्यूली फॉर्म्ड। ठीक है, आधी कंजर्वेटिव थी और आधी वहां नई फॉर्म हुई है, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जनरेशन तक किया गया, कई जनरेशन तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखो नेक्स्ट जनरेशन पे क्या हुआ। अभी नेक्स्ट जनरेशन में सेम एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास में इस तरह से
जो बैंड आ रहा है यहाँ पे, दैट इज अ वेरी लाइट बैंड। अब क्या आ रहा है, एकदम लाइट बैंड आ रहा है, ठीक है, एकदम लाइट बैंड आ रहा है। और साथ में लाइट के साथ साथ आपका हाइब्रिड वाला भी आ रहा है, यानी दो तरह के बैंड आ रहे हैं। तो बेटा ये दो तरह के बैंड क्यों आए होंगे? क्योंकि अब बच्चे आपकी देखो, अब ये दोनों पेरेंट की तरह एक्ट कर रहे होंगे, यस और नो। यहां से एक ये इधर आया, ठीक है, यहां से एक ये इधर आया, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स, ये वाला एक पेरेंट का स्ट्रैंड इधर आया, ये वाला एक पेरेंट का स्ट्रैंड इधर आया। दोबारा से हमने कौन से मीडिया में ग्रो किया है? N14 वाले में ग्रो किया है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा वो भी N14 वाला ही होगा। तो अब देखो, N14 वाला यहाँ सिंथेसाइज हुआ, यहाँ सिंथेसाइज हुआ, यहाँ सिंथेसाइज हुआ और यहाँ सिंथेसाइज हुआ। फाइनली हमारे पास अब जो रिजल्ट आ रहा है, वी आर हैविंग 2 लाइट बैंड्स। हमारे पास यहाँ से ये दोनों पूरी के पूरे लाइट हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे हमको लाइट बैंड भी दिखा है और हाइब्रिड वाला भी दिखा है। और देखो बेटा, थर्ड जनरेशन पर आपका ये हैवी वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, हैवी वाला आपका यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। इवन आपको सेकेंड जनरेशन में भी हैवी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हाइब्रिड ही मिलेगा, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में भी आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिड ही मिलेगा। तो यानी हैवी डीएनए आपको सिर्फ एक जनरेशन पे ही दिखाई देगा, उसके बाद तो फर्दर वो आगे आगे पास हो ही जा रहा है और आपको फिर फर्दर हैवी डीएनए नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ योर डीएनए? यस और नो? आ गया सबको समझ में? कैन वी प्रोसीड नाउ? करें आगे बढ़े? चलिए अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, मशीनरी क्या होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास में इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड है, ऐसे समझना। रेप्लिकेशन में हमारे पास इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी देखो रेप्लिकेशन क्यों होता है। अगर आपको याद होगा सेल साइकिल के अंदर हमारी बॉडी में, एक बात बताओ, हम लोगों की ग्रोथ कैसे होती है? चलो मैं थोड़ा सा और शुरुआत से बात करती हूँ, फिर मैं इस रेप्लिकेशन पे आऊँगी। मैं आपको सारी चीज़ यहाँ अच्छे से समझाती हूँ कि ये हो क्यों रहा है। ध्यान से सुनना, रेप्लिकेशन क्यों होता है सबसे पहले इस पे बात करते हैं, फिर कैसे होता है वहाँ पे मैं आऊँगी। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर सबने पढ़ा है ना, ह्यूमंस ले लो या कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, हर एक लिविंग बीइंग की जो ओरिजिन है वो किससे होता है? एक सिंगल सेल से होता है, दैट इज योर जाइगोट, यस और नो, है ना। अब इस जाइगोट के पास में, हमारे पास में ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड होता है ना ये। अब बेटा यहाँ पे कोई फर्दर मियोसिस नहीं होती, धीरे धीरे ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता रहेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। पढ़ाई है हमने 2 सेल्ड, 8 सेल, 16 सेल, मोरुला, ब्लास्टुला, है ना। इस तरह से सिर्फ इसमें सेल डिवीजन चलेगी, माइटोसिस चलेगा, और फिर यहाँ से एम्ब्रियो से हमारा फीटस बनना चालू हो जाता है, ठीक है, और फीटस से हमारा एक कंप्लीट बेबी बन जाता है कि नहीं। इस दौरान कंप्लीट माइटोसिस चलती है एम्ब्रियो के अंदर, फिर हमारे
टिश्यूज बनने लगेंगे प्रॉपर, फिर ऑर्गन्स बनने लगेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनने लगेंगे, एंड फाइनली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा था, ये सेल का रैपिड डिवीजन। एक सेल से काम नहीं चलेगा, हमको बहुत सारे, है ना, हम जानते हैं ना ह्यूमन बीइंग के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो ये कैसे आए, रैपिडली डिवाइड करके। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये जाइगोट मतलब सेल डिवाइड करता है तो क्या इसके क्रोमोसोम्स आगे डिवाइड होते चले जाएंगे? हाँ, इसके पास 46 है, तो आगे वाले सेल को क्या देगा, ये आधे देगा डिवाइड करके, फिर आधे देगा, फिर आधे, तो ऐसे तो 4-5 साइकिल में ही क्रोमोसोम खत्म हो जाने हैं, है कि नहीं, हो जाने हैं ना क्रोमोसोम खत्म। हर सेल के अंदर ये प्लॉइडी कैसे मेंटेन रह सकती है, हर सेल को 46 नंबर ही चाहिए भाई, सब में 46 नंबर का ही क्रोमोसोम होता है, सारे टिश्यूज में 40, सारे सेल में, ऑर्गन्स के सारे सेल में, ऑर्गन सिस्टम के सब में यही 46 नंबर मेंटेन करना है। कैसे किया जाएगा? यही होता है इन योर सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में स्टूडेंट्स हमारा एक फेज होता है एम फेज, जहां पे डिवीजन चलती है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं माइटोसिस। उसके बाद में वी हैव अ G1 फेज, फिर होता है हमारे पास में S फेज, और फिर होता है G2 फेज। ठीक है, जब यहाँ से हमारे पास सेल डिवाइड होके आता है, मान लो M फेज में यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल था 2N, ठीक है, ये यहाँ पूरा माइटोसिस हो गया, डिवाइड हो गया, एंड लास्टली माइटोसिस के बाद हमको क्या मिलता है, 2 सेल्स मिलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास में N2N क्रोमोसोम्स आए हैं, बट ये कैसे क्रोमोसोम आए हैं, ये कैसे क्रोमोसोम्स आए हैं, 46 तो जाते हैं, पर आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स जाते हैं। ठीक है, ये 46 आगे जाके कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट प्रोसेस होगा। एस फेज में इनके अंदर रेप्लिकेशन मशीनरी चलती है, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म चलती है। उस रेप्लिकेशन मैकेनिज्म के अंदर बेटा आपको याद होगा ना, माइटोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे सारे क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं भाई। मान लो ये 2N है, ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे, और टीलोफेज तक आते आते क्या होगा, ये इधर ये इधर, तो बेटा हमारी सिर्फ एक सिंगल क्रोमैटिड जा रही है ना। देखो क्रोमोसोम का नंबर तो मेंटेन रहेगा, यहाँ से भी 2N आएगा, यहाँ से भी 2N आएगा, पर लेकिन ये सिंगल क्रोमैटिड है। एक क्रोमैटिड, एक सिस्टर क्रोमैटिड दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड इस एस फेज में जाके बनती है। ठीक है, जो दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है वो यहाँ जाके बनेगी एस फेज में, यहीं पर रेप्लिकेशन हो रहा है। इसी फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन, समझे, इसी फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन। क्लियर हो गई बात सबको? हाँ जी, यहाँ तक ये समझ में आया भाई रेप्लिकेशन क्यों होनी है। चलो अब बात करते कैसे होती है। अब आ जाती हूँ मैं हमारे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। ठीक है, देखो हमारे पास में इस तरह से डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है। क्या है ये, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या होती है, दोनों जगह रेप्लिकेशन होगी। इस स्ट्रैंड का एक रेप्लिका बनेगा, इस स्ट्रैंड का एक रेप्लिका बनेगा, ऐसे समझिए आप। ठीक है, यहाँ से हमको 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल जाती है, ये और ये। बेटा एक रेप्लिका इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, एंड फाइनली हमको इस तरह से एक पेरेंट डीएनए से 2 डीएनए मिलेंगे। समझे, ये प्रोसेस हमको देखना है कैसे हो रहा है। देखो इनिशियली
देखो हमारा जो डीएनए होता है ना, वो इस तरह इतना सुलझा हुआ होता ही नहीं है। मैंने आपको डीएनए की पैकेजिंग के टाइम पे भी बताया था कि 2.25 मीटर का डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका खुद का साइज, खुद का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर है, वहां पे वो फिट है, ठीक है, उसके अंदर उसको फिट किया गया है। अब वो इतना ज्यादा कॉइल्ड होता है, आपने देखा ना क्रोमैटिन फाइबर्स हाईली कॉइल्ड, फिर जाके क्रोमोसोम, तो उसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से हमारा डीएनए कॉइल्ड होता ही होता है। और आप इतनी, ये तो एक डीएनए है, इसको देखेंगे ना आप, ये और ज़्यादा सुपर 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 घुचड़ मुचड़ है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे ओपन करने की ज़रूरत होती है, तभी हमारे एंजाइम्स यहाँ पे एक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे, समझे। इनिशियली आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। ये देखो, ये दिख रहा है आपको गोला सा स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इट रिमूव्स द सुपर कॉइलिंग, रिमूव्स द टेंशन ऑफ द डीएनए, और वी कैन से सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो सबसे पहला जो इसको थोड़ा सा सुलझाने का काम है, वो सबसे आगे आगे चल के टोपोआइसोमरेज कर रहा है। ये इनका क्या है, लीडर है भाई, यही रास्ता दिखा रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है, मैं देखो धीरे धीरे रास्ता बना रहा हूँ, तुम लोग आते रहो मेरे पीछे, ठीक है। ये ऐसे है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। इसको गायरेज भी कहते हैं, बट डोंट गो इनटू दैट डेप्थ। टोपोआइसोमरेज भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप ऐसे समझो कि आगे ये और भी ज्यादा सुपर कॉइल्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन बैठा है, ये हमारा टोपोआइसोमरेज है, ये खोल रहा है हमारे लिए रास्ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये डीएनए भी कैसा होता है, यहां से भी देखो इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड होगा, है ना, हेलिकली तो कॉइल्ड रहता ही है बेटा। इस तरह से यहाँ पर डीएनए को खोलने के लिए, यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए एक एंजाइम इस तरह एक्ट करेगा और आपका क्या बनाएगा, एक बबल जैसा बना देता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं, मान लो इतना सा सेगमेंट है, छोटे छोटे चंक्स में करता है, एक साथ बहुत सारा नहीं करता। तो इसमें ये इस तरह से इसको पूरी तरह खोल देगा और क्या बना देगा, एक रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और वो दिखा देती हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द एंजाइम्स, राइट। अब इसको थोड़ा थोड़ा खोला जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको खोला तो इस तरह का हमारा ये रेप्लिकेशन बबल जैसा, ये बबल इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, जहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। डीएनए इज ऑलवेज हैविंग 2 स्ट्रैंड्स, जो कि आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। तो मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 हो गया, ये 3 होगा और ये 5 होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब बेटा जी यहां पर रिएक्शन को पॉलीमराइज करने के लिए देयर इज ओनली 1 एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि आपका होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन पॉलीमराइज करता है इसको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज की एक खास बात होती है कि ये सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पॉलीमराइजेशन करता है। इसका काम करने का तरीका ये है, भाई मैं तो इसी डायरेक्शन में करूँगा, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन मेरे को नहीं जमती है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा जिद्दी है यार, ये इसी डायरेक्शन में काम करेगा, पर हमको तो दोनों स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन कराना है। देखो
जब हमारा एंजाइम, मान लो दोनों का कराना है हमें, दोनों जगह पॉलीमरेज आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको पॉलीमराइज करना कितना आसान है ना, इजीली यहाँ पे रेप्लिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, 5 to 3, और ये काम भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसमें तो इसने इजीली सिंथेसाइज कर दिया, आगे आगे बढ़ता गया और रेप्लिका फॉर्म करता गया। ठीक है, ये यहाँ पे इजीली इसने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन मुसीबत तो यहाँ आई है जहाँ इसकी डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। यार आप एक बात समझो कि पॉलीमरेज एंजाइम सिर्फ 5 to 3 में काम करता है, यहाँ हमको बनाना है 3 to 5 वाला स्ट्रैंड। आप समझ रहे हैं? देखो ये वाली जो टेम्पलेट है ये 5 to 3 है ना बेटा, तो इसका जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनेगा वो 3 to 5 होगा। पर ये तो काम, इसको तो इस डायरेक्शन में काम करना है, इसको तो 5 to 3 करना है, कैसे करेगा? ये क्या करेगा, ये बेटा ये क्या करेगा ना, ये पहले उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, पहले उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, इंस्टेड ये यहाँ से शुरुआत करने की बजाय पीछे से शुरुआत करेगा। समझ रहे हो? और पीछे से एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा जिसकी डायरेक्शन 5 to 3 होगी। ठीक है, फिर दोबारा से फिर बेटा वापस उठ के इधर आएगा और अगेन क्या कर रहा है, 5 to 3 स्ट्रैंड बना रहा है। फिर से उठ के पीछे जाएगा और फिर से 5 to 3 स्ट्रैंड बनाएगा। अब आप देख रहे हैं ना, इसकी ये कर तो वही चीज रहा है, पर यहाँ इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग इट कॉन्टिन्यूसली, सीधा सीधा बनाने की बजाय अब इसको क्या करना पड़ रहा है, पीछे जा रहा है, थोड़ा सा बना रहा है 5 to 3, फिर पीछे जा रहा है, फिर 5 to 3, फिर पीछे जा रहा है, फिर 5 to 3। ऐसे करते करते इसने क्या किया, बहुत छोटे छोटे चंक्स में आपके लिए डीएनए बनाया तो है, लेकिन चंक्स में बनाया है। ठीक है, फिर से पीछे जाएगा एंड अगेन सेम चीज। ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हमारे पास डीएनए के आए हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये जो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स हमारे पास आए हैं, इनको क्या कह रहे हैं हम, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। समझे बच्चे? एंड क्योंकि यहाँ पर ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में सिंथेसिस हो रही है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। क्लियर? एंड एक और चीज बच्चों, यहाँ पे ना ये इस स्ट्रैंड पे, ये जो 5 to 3 वाला है, इस स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन हुआ तो है, पर कैसे, जैसे कई बार हमारी बफरिंग होती है ना वीडियोस में ऐसे, फिर आप लोग बोलते हैं मैम लैग आ रहा है, तो रुक रुक के कोई चीज़ चल रही है। इसीलिए इस स्ट्रैंड को जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस यानी लैग आ के रुक के सिंथेसिस हो रही है, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। वेयरएज ये एकदम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। समझ गए?
आई इतनी बात सबको समझ में? बेटा यही सेम यहाँ पे आपका एनसीईआरटी कहती है। आप ऐसे समझो एनसीईआरटी ने सिर्फ ये चीज हटा दी है, ठीक है ना? जो मैंने ये रेप्लिकेशन फॉक दिखाया है यहाँ पर, ये फॉक क्या होता है, आप इसको ऐसे आधा कर दो, मतलब आप ऐसे समझो ये एक रेप्लिकेशन बबल है, ठीक है, इसको मैं आधा कर दूंगी तो ये एक फॉक बन जाएगा और इधर से ये एक फॉक बन जाएगा। तो अगर सिर्फ इतना डायग्राम देखते हैं तो इसको रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं, और अगर इस पूरे डायग्राम को देखें जो कि एक्चुअल में जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको फॉक नहीं पढ़ाया जाता, आपको रेप्लिकेशन बबल ही बताया जाता है। तो इसलिए मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया, कहीं आप सोचो कि मैम ये बबल कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी में तो फॉक लिखा है। तो आप समझ गए बेटा, बबल के अंदर बेसिकली दो फॉक्स बन रहे हैं, एक ये वाला फॉक और एक ये वाला फॉक, और ये पूरा एक बबल है, तो बनता एक्चुअली बबल ही है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया है। हो यहाँ भी यही रहा है, एक स्ट्रैंड आपका 3 to 5 जा रहा होगा, एक 3 to, एक आपका 5 to 3 जा रहा है। समझ गए? यहाँ देखो ध्यान से, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये बल्कि और अब आपको आसान लगेगा, है ना? एक 3 to 5 जा रहा है और दूसरा 5 to 3 जा रहा है, ठीक है? इसको ओपन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपका पॉलीमरेज एंजाइम अगर एक्ट करेगा तो बेटा पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ बैठेगा आराम से, 5 to 3 इसने कर दिया, कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो गया। यहाँ पर क्या है, उल्टी डायरेक्शन हो गई, तो पहले पॉलीमरेज यहाँ गया, इसको सिंथेसाइज किया, फिर यहाँ गया, फिर इसको सिंथेसाइज किया, फिर पॉलीमरेज यहाँ गया, फिर सिंथेसाइज किया, तो ये हो गया आपका डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, ठीक है? ये आपका इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो फटाफट से मुझे हाँ या ना बता दो जल्दी से। क्विकली लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच टिल हियर, तभी फिर मैं आगे बढ़ूंगी। डन? चलिए बहुत अच्छे। अब देखो इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, ठीक है? आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो अब आप ध्यान से देखना, बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी मैं यहाँ पे, सारी बातें मेरी बस ध्यान से सुनते रहना और नोट करते रहना जहाँ पे भी ज़रूरत लगे। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाते हैं, बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी और गहराई में घुसते हैं और ये जानते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला कि सुपर कॉइलिंग टोपोआइसोमरेज खोल रहा है, बट यहाँ पर आके भी तो कहीं ना कहीं, मतलब आप ऐसे समझो ये सुपर कॉइलिंग तो हमारा खोल रहा है। देयर इज द स्पेशल एंजाइम दैट इज टोपोआइसोमरेज फॉर दैट, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी तो यार ये इस तरह से हेलिकली ही तो कॉइल्ड होता है, यहाँ पर भी तो ये क्या है, हेलिकली ही तो कॉइल्ड है, यस और नो? ये जो हेलिकल कॉइलिंग है ये भी तो आगे हमको तोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो आप देखो, नहीं तो पॉलीमरेज आएगा, मान लो ये पॉलीमरेज कर दिया, यहाँ आके एंजाइम अटक जाएगा ना भाई, उसको आगे तो बढ़ना है, एंजाइम यहाँ अटक जाएगा। तो इसके लिए हमको ये चीज खोलनी पड़ेगी। ये खोलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर इसको फर्दर ओपन करने का काम, इसको और ज्यादा ओपन करने का काम करता है हमारा, देयर इज अ डिफरेंट एंजाइम विच इज नोन एज योर हेलिकेज एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको?
जिसका काम क्या होता है, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। यही क्या कर रहा है, डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, यानी आपके डीएनए को ये खोल रहा है। देखो ये दिख गया हरा रंग का है हेलिकेस। इसी के साथ साथ आपको यहां पर एक और एंजाइम दिख रहा है जिसका नाम है प्राइमेज। ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, ये प्राइमेज एंजाइम बेटा यहां पर बीच बीच में आकर, जहां पे आपको आरएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के लिए, बेसिकली ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के लिए यहां पर बीच बीच में आरएनए के प्राइमर्स लगाए जाते हैं। वो आपके लिए एक स्टार्टिंग मैकेनिज्म का काम करेगा। आपका जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना बेटा, इसको एक्ट करने के लिए इनिशियली क्या चाहिए, एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज को, हमेशा एक प्राइमर सीक्वेंस चाहिए होती है। तो वो सीक्वेंस कौन लगाता है यहाँ पे, प्राइमेज एंजाइम, तभी ये काम करेगा। यस और नो, प्राइमेज यहां पर क्या लगा रहा है बेटा, आरएनए प्राइमर लगा रहा है, आरएनए प्राइमर। क्या लगा रहा है, आरएनए प्राइमर। अब आप सोचो यार, आरएनए का प्राइमर, हमको बनाना है डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, प्राइमर लग गया, बाकी जगह डीएनए पॉलीमरेज ने डाल दिया, ठीक है। अब आरएनए का प्राइमर या डीएनए की सीक्वेंस में कैसे काम चलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हमारे पास ये छोटे छोटे ओकाजाकी के फ्रैगमेंट्स आते हैं, इन छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम हमेशा जोड़ने का काम करता है, याद रखना। तो ये पूरा आपका एक सिंगल डीएनए का फ्रैगमेंट फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर जहां जहां भी आरएनए प्राइमर्स थे, ये आरएनए प्राइमर्स रिप्लेस हो जाते हैं किससे, डीएनए से, ठीक है। यहाँ पे आपके आरएनए प्राइमर्स, मान लो ये आरएनए प्राइमर था यहाँ, तो इट इज replaced by DNA, or we can say your deoxyribonucleotides, और हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है। देखो छोटे छोटे टुकड़ों का कोई क्या ही करेगा, हमको तो डीएनए से प्रोटीन बनाना होता है ना, तो इन टुकड़ों से हमारा काम नहीं चलता है, इसको जोड़ने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। अब ये बता दो, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब कुछ समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन पे काम करता है। अब देखो सेम चीज हम प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं। अभी हमने यूकैरियोट्स की बात की है। प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में आपके पास प्लाज्मिड होता है, विच इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यहाँ पर देयर इज ऑलवेज अ सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है बच्चे, और धीरे धीरे आपका यहाँ पे वही सेम प्रोसेस से डॉटर स्ट्रैंड्स बन रहे हैं अंदर। पूरा आपका देखो लाइट ब्लू कलर का इस तरह से डॉटर स्ट्रैंड बन गया, एंड फाइनली यू हैव 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो सेम ही तरीका होता है आपका प्रोकैरियोट्स में भी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की।
कैन आई टेक 2 मिनट्स? 2 मिनट्स का रेस्ट ले लूँ एक बारी, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा. एक बार मैं पानी वानी पी लेती हूँ.
All right, students. So let's get back and talk about transcription now. देखो हम लोगों ने सेंट्रल डोगमा पढ़ा था, अगर आपको याद होगा. किसने दिया है सेंट्रल डोगमा? हु गेव सेंट्रल डोगमा? कोई बता सकता है? इट वॉज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. ठीक है. क्या बोला है सेंट्रल डोगमा में कि यार आप जानते हो ना डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए इज द सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सबकी सब कहाँ है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ है बेटा? वो हमारे डीएनए में ही तो है ना? तो द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन आवर डीएनए, राइट? ठीक है. हमारा डीएनए इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसके अंदर छोटा छोटा जो चंक होता है, a part which is carrying certain information of any protein is known as gene. ठीक है. जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होता है डीएनए का पार्ट, उसको हम कहते हैं जीन. तो पूरे डीएनए के अंदर जीन्स ही तो हैं और उन्हीं जीन्स में हमारी कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है. और वो इंफॉर्मेशन बॉडी में कैसे पहुंचती है? थ्रू दी प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड देयर. सो एट द एंड हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है कि हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे पास में mRNA फॉर्म होता है, दैट इज योर मैसेंजर आरएनए. ठीक है. और फिर इस मैसेंजर आरएनए से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड्स को मिला के हमारे बनते हैं प्रोटीन्स. ठीक है. इसमें ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट? सो डबल स्ट्रैंडेड से mRNA बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और mRNA से जो प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. क्लियर हो गई बात? अभी बच्चे देखो यहाँ पे एक बात आप देखो, मैंने सिर्फ एक ही mRNA क्यों बनाया है? स्ट्रैंड तो हमारे पास दो है, तो दोनों से हमको दो mRNA मिलने चाहिए ना, एक ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चे होता क्या है ना, अगर हमारे पास कोई भी जीन है तो वो जीन डीएनए के अंदर है, डबल स्ट्रैंडेड तो होगा ही होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. पर उस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो तो कोई एक कैरेक्टर के लिए ही है ना, बहुत सारे कैरेक्टर के लिए तो नहीं है. तो एक कैरेक्टर के लिए कोई एक ही पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा वहाँ. अब अगर हमारे पास दो दो mRNA बनने लग जाएंगे तो दो mRNA का मतलब है दो प्रोटीन, और दो प्रोटीन बेसिकली इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इज नॉट फॉर्म्ड. सो हेंस यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, कैन यू टेल व्हाई? तो एक रीजन तो ये है बेटा कि एक जीन में सिर्फ एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही का mRNA बनेगा. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को खोला गया है लेकिन सिर्फ इसी का आपका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना और उसी से प्रोटीन बना. ठीक है. साथ ही अब देखो, अगर यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे भी मैं एक और आरएनए बना दूं, ए का ऑपोजिट क्या होता है? यू. टी का ऑपोजिट क्या होता है? ए आ जाएगा यहाँ पे. जी का ऑपोजिट सी, ए का ऑपोजिट यू, टी का ऑपोजिट सी, ओ सॉरी, टी का ऑपोजिट ए, सी का ऑपोजिट जी एंड सो ऑन. ठीक है. तो अब देखो ये दो mRNA जो बने हैं ना, यही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जा रहे हैं. ए यू सी जी, ए यू सी जी एंड सो ऑन. ये यहाँ पे यू आएगा. ठीक है, इसको चेंज कर लेना. सो ये दोनों mRNA ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे.
अगर यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे भाई तो प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन के लिए तो हमको एक सिंगल एमआरएनए की जरूरत है ही है। तो ये दो रीजन होते हैं। क्या दो रीजन है? दोबारा सुन लो कि पहली बात तो भाई एक प्रोटीन बनाना है तो एक एमआरएनए ही लगेगा। दूसरी बात, अगर दोनों एमआरएनए फॉर्म भी हो जाते हैं तो दोनों एमआरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से हमको प्रोटीन नहीं मिल सकता, प्रोटीन हमको सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही मिलता है। ठीक है बच्चे, अब किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट क्या होता है, क्या क्या चीजें यहाँ प्रेजेंट होती है। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ये प्रोमोटर, दूसरा होता है ये स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर। ठीक है, ऐसे समझो। ये हमारे पास में क्या है? प्रोमोटर रीजन है। ये एक्चुअल में वो जीन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है और ये है टर्मिनेटर। ठीक है बच्चे, ये पूरा का पूरा एक जीन है जिसका शुरू का हिस्सा प्रोमोटर है, यानी स्टार्ट करेगा रिएक्शन को। ये वाला हिस्सा स्ट्रक्चरल जीन है और ये क्या है यहाँ पे? टर्मिनेटर। ठीक है, नाउ इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, इससे हमको प्रोटीन मिलेगा, राइट। एंड स्टूडेंट्स एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? एक की होगी 3 to 5 होगी, ऑब्वियस सी बात है, और एक की 5 to 3 होगी, है ना। ये हमारे पास में डबल स्ट्रैंड इस तरह है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। इससे हमको स्ट्रक्चरल जीन से हमको क्या मिलेगा? एमआरएनए। इसी से हमको क्या मिलेगा? एमआरएनए। अब दो स्ट्रैंड है, कौन से वाले से हमको एमआरएनए मिलेगा? खुद बताना इसका जवाब आप। हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज। और ये भी किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंजाइम है, the enzyme which is going to obviously come and sit here, ये RNA polymerase enzyme सबसे पहले आप बताओ अगर इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैटालाइज करना है, मैंने गलती बिठा दिया, आप बताना मुझे, अगर इसको कैटालाइज 5 टू 3 करना है तो ये कौन से वाले स्ट्रैंड को कैटालाइज करेगा? कौन से वाले स्ट्रैंड को करेगा? खुद सोचो। 5 to 3 कहाँ बन सकता है? 5 to 3 बेटा यही बन सकता है ना, यहीं पे तो 5 to 3 बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 3 to 5 हो जाएगा। ये जो ऑलरेडी 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 बन सकता है, एंटी पैरेलल। यस और नो भाई, इतना तो बता सकते हो, है ना। यस और नो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा बेसिकली, मतलब ये इसके साथ स्ट्रैंड नहीं बनाता, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में आएगा। बेटा जिससे 5 to 3 आ रहा है वो वाले डीएनए स्ट्रैंड को हम बोलते हैं क्या? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और
जो दूसरे वाला होता है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ थोड़ा सा मिसनॉमर है, ये मिसनॉमर मतलब गलत नामकरण। जो एक्चुअल में कोडिंग जिससे हो रही है ना, उसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बोला। जिससे कोडिंग नहीं हो रही, जो किसी काम का भी नहीं है, उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। जो यहाँ पे mRNA बना रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो आपके टेम्पलेट की तरह काम कर रही है। इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। जस्ट टू ओपोज दिस, है ना, ये कोडिंग तो ये नॉन कोडिंग, बट इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा mRNA बनेगा, mRNA सिंथेसाइज होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? mRNA सिंथेसाइज कैसे होगा? आप मान लो अगर आपका जहां पर भी A है, ठीक है, DNA में जहां पर भी A है, RNA में वहां पर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा, क्योंकि RNA में यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता। जहां पर यहाँ T होगा यहाँ पर A आ जाएगा, जहां यहाँ C होगा यहाँ G आ जाएगा, जहां यहाँ G होगा यहाँ पे C आ जाएगा। क्लियर? बस यहाँ पे थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो करके हमारे पास में mRNA आ जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, डन। अब इसके फर्दर बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है। सबसे पहले इस प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर, ये सब मैंने बता दिया है। ओके, ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे? ये सेम चीज दिखाई गई है कि हमारे पास में डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, उनमें से सिर्फ एक का mRNA बन रहा है। किसका बन रहा है? देख लो यहाँ पे, 1 would be obviously 5 prime to 3 prime और एक होगी 3 to 5, है ना। तो ये हमारा टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बन रहा है mRNA, और फिर इससे हमको क्या मिल रहा है? प्रोटीन। ठीक है, AGT का कॉम्प्लीमेंट्री UCA, CTC का कॉम्प्लीमेंट्री GAG, CAC GUG, TTT AAA, ACG UGC। समझ गए? ठीक है, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया। ठीक है, चलो भाई। और देखो हमारे पास जब इस तरह से mRNA आता है ना, तो उसमें से तीन कोडोन्स जो होते हैं, सॉरी 3 जो आपके यहाँ पे बेसेस होते हैं, वो मिलके एक सिंगल कोडोन बनाता है। क्या बनाता है? 3 बेस मिलके एक कोडोन बनाता है, और एक कोडोन आपका एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन फॉर्म होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें एक चीज और याद रखना बेटा, हमारे पास जो प्रोमोटर रीजन होता है ना, दैट इज आगे की तरफ, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या शब्द यूज करते हैं? अपस्ट्रीम। नीचे की तरफ क्या है? टर्मिनेटर, जो टर्मिनेट करेगा, एंड करेगा, इसकी लोकेशन डाउनस्ट्रीम। कुछ मुश्किल नहीं है, ऊपर वाला अपस्ट्रीम, नीचे वाला डाउनस्ट्रीम। बस हाँ, किसके रिस्पेक्ट में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है? आपके कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में इसको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखो यहाँ, प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे इसको बोला जाता है। किसके रिस्पेक्ट में 5 प्राइम होएगा? कोडिंग स्ट्रैंड के। ठीक है, वेयर एज स्ट्रक्चरल जीन इज रेफर्ड टू बी टर्मिनेटर इज लोकेटेड टू दी 3 प्राइम एंड, दैट इज डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। क्योंकि बेटा टेम्पलेट के यहाँ पे तो 3 प्राइम है ना, तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं 5 प्राइम एंड पे अपस्ट्रीम लोकेशन पे प्रोमोटर होता है, 3 प्राइम एंड पे डाउनस्ट्रीम पोजीशन पे आपका टर्मिनेटर होता है। अब देखो यहाँ पे देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग योर प्रोमोटर रीजन
यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इनिशिएशन फैक्टर, एक होता है टर्मिनेटिंग फैक्टर। प्रोमोटर पे आपका इनिशिएशन फैक्टर बाउंड होता है, जिसको आके मतलब वो आके यहाँ पे जिसको हमारा आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन को, जिसकी मदद से, ठीक है, दैट इज योर सिग्मा फैक्टर। क्या होता है आपका, होगा आगे कहीं ना, दैट इज योर सिग्मा फैक्टर। हाँ ये रहा, जो कि आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज प्रेजेंट इन द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आके ये हमारे प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है और इनिशिएशन कराती है। फिर बेटा नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है इलोंगेशन। फर्स्ट इज इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। इलोंगेशन में ये और कंटिन्यू होगा और पूरा का पूरा आरएनए का स्ट्रैंड इस तरह हमारा फॉर्म होता जाएगा। जब हमारा स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो जाता है, लास्ट में हमारा टर्मिनेटर आता है, उसको आइडेंटिफाई करता है ये रो फैक्टर विच इज टर्मिनेटर फैक्टर। समझ गए? तो सिग्मा इज योर इनिशिएशन फैक्टर, and rho is your termination factor। ठीक है, ये होता है सिग्मा, ये होता है रो। पी के नीचे हल्का सा ऐसे घुमा दो तो ये रो हो जाता है, ठीक है, डन। ये 3 स्टेप्स में हमारी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बेटा यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही होता है, बट वहां पे कुछ चेंजेस है जो आते हैं, वो क्या है वो ध्यान से देखना भी। देखो वापस से मैं इस स्लाइड पे लाई हूँ आपको, क्यों, इट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जीन के बारे में बता रही हूँ। जीन क्या है पहले यहाँ देखो। जीन इज अ डिफाइंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, अ सिस्ट्रॉन। जीन क्या है, एक थोड़ा सा सेगमेंट है जो कि किसी भी कैरेक्टर को लिए हुए अपने अंदर, है ना, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आता है सिस्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सिस्ट्रॉन पे क्वेश्चंस आते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट है ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। क्या है, वो डीएनए की सेगमेंट होती है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स की कोडिंग कर रही होती है। अब यहाँ पे मैंने 2 तरह के एमआरएनए दिखाए हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यू के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओनली 1 सिस्ट्रॉन 1 जीन, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसको, मोनो, क्योंकि सिर्फ एक सिस्ट्रॉन है। प्रो के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स फॉर्म करने वाले सेगमेंट हैं। एक ही डीएनए के अंदर आप देख रहे हैं एक ही जीन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स कोड करने वाले सेगमेंट्स हैं, यानी आपके पास मल्टीपल सिस्ट्रॉन है यहाँ पर, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, प्रो से पी, है ना, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का पी। तो याद रखना हमेशा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहाँ होता है, इन योर प्रोकैरियोट्स। नाउ यूकैरियोटिक जीन को थोड़ा सा और डिटेल में समझना बेटा। इसके साथ ना थोड़ी सी दिक्कतें हैं जिंदगी में। क्या दिक्कतें हैं कि हमारा जो ये वाला जीन होता है ना, मतलब हमारा जो ये वाला यूकैरियोटिक जीन होता है, इसके अंदर जो बेसिकली सेगमेंट्स होते हैं कुछ, ये एक कंप्लीट जीन नहीं है, इसके अंदर कुछ कचरा भी भरा है, ठीक है। हमको इसको साफ करके निकालना पड़ता है।
इसलिए दिक्कत देता है। यूकैरियोटिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब समझो कैसे। यहाँ पे इस जीन के अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। इसमें से जो इंट्रॉन वाले होते हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट कतई नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ एक्सॉन है, जिनको हम कोडिंग जीन्स कहते हैं। इनके अंदर बड़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है भाई, सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं में है। तो हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में mRNA बन के आता है, उस mRNA के साथ क्या दिक्कत है कि भाई यहाँ पे बीच बीच में एक्सॉन्स हैं, सॉरी एक्सॉन्स के बीच बीच में क्या है, इंट्रॉन्स हैं। अब ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते, बेसिकली ये कैसे रीजन्स हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स हैं। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ से क्लीव करके तोड़ तोड़ के हटाया जाता है। तोड़ दो भाई, फेंक दो इसको बाहर। इट इज बीइंग जस्ट कट फ्रॉम हियर, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, चॉप चॉप चॉप, और बाद में सिर्फ आपके जो एक्सॉन्स हैं यानी कोडिंग वाले जीन्स हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। क्लियर, समझे? तो अब वापस से देखो, ट्रांसक्रिप्शन पे आओ बेटा। प्रोकैरियोट्स का सिंपल है, वहां पे इस तरह का एक्सॉन इंट्रॉन का कोई चक्कर नहीं है। mRNA इनिशिएशन होता है, RNA बनता है, टर्मिनेशन हो गया, रो फैक्टर निकल गया, पॉलीमरेज निकल गया और RNA हमारे पास आ गया। लेकिन यूकैरियोट्स में थोड़ी दिक्कत है। अभी देखो, प्रोकैरियोट्स के पास कोई न्यूक्लियस होता नहीं है भाई, वही साइटोप्लाज्म में पड़ा है, वही उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और आप मानोगे नहीं बेटा, आप मानोगे नहीं, पर मानना पड़ेगा कि इसका जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्ट में, मैंने आपको आज इतनी सारी बातें बता दी हैं, याद रख पाओगे ये सारी चीजें? हाँ, बहुत कुछ बताया है मैंने आज के लेक्चर में, जो आपकी एनसीईआरटी आपको ढंग से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो कीप मेकिंग द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास। ये वाली बात भी सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? देखो बच्चा, हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे आरएनए बन रहा होता है ना, इसके ऊपर यहीं जाके हमारा राइबोसोम बैठ जाता है और इसकी ट्रांसलेशन भी साइड बाय साइड करता रहता है। यहीं से हमको प्रोटीन का चेन भी बना के ये देता रहता है। उसका बगल में ही पॉलीपेप्टाइड भी चल रहा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड रिएक्शन होती है। कपल्ड बोले तो साइमल्टेनियसली चल रहा है एक ही कंपार्टमेंट में। ठीक है, उसको कहीं और जाना ही नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है बेचारे के लिए। बट हमारा जो यूकैरियोट है वो थोड़ा सा बदनसीब है, उसके साथ दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के साथ पहली दिक्कत तो ये है कि भाई उसके अंदर एक्सॉन्स घुसा पड़ा है, तो वहाँ पे उसको ये स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा, इसको mRNA को ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है यूकैरियोट्स में?
साइटोप्लाज्म के अंदर, यस और नो, है ना। और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा, सॉरी माय बैड, ट्रांसक्रिप्शन इसका कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में। अब इसको कहाँ निकल के जाना है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। राइबोसोम्स इसको कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। अब इसको कहाँ जाना है, साइटोप्लाज्म में। तो यहां से यहां जाते वक्त खतरा है भाई, खतरा, जान का खतरा, म्यूटेशन का खतरा, गड़बड़ होने का खतरा, डिग्रेड होने का खतरा, क्योंकि इतना लेबाइल मॉलिक्यूल है ना, इतना ज्यादा लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है भाई बहुत ही ज्यादा कच्चा धागा है ना, बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं इट इज हाईली हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूल। सेंसिटिव किससे, यहाँ पे कोई आपका डिग्रेडिंग एंजाइम्स काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई सीक्वेंस चेंज हो सकती है, कोई मॉलिक्यूल हट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है भैया इस रास्ते में। इसको फुल जेड सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और कैसी सिक्योरिटी, आगे से भी पीछे से भी। इसीलिए इसके 5 प्राइम एंड पे होती है कैपिंग और इसके 3 प्राइम एंड पे होती है टेलिंग। ये जी सिक्योरिटी इसको देनी पड़ती है भाई, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे क्या देना पड़ेगा, एक कैपिंग और पीछे एक टेलिंग। कैपिंग बेसिकली क्या है, इट इज योर एक सिंपल आपका यहाँ पे मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगता है। क्या है ये, GPPP और कैसा, मिथाइलेटेड। क्या है इसको बता देती हूँ, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये टेलिंग में क्या लगता है बेटा, एक पॉली एडिनाइल की चेन। एडिनाइलिन समझते हैं, पॉली एडिनाइल की एक चेन, लंबी सी चेन, 150 से 250 यूनिट आपके पॉली एडिनाइलिन के ए 150 से 250 यूनिट्स इसकी यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है बच्चे, क्लियर। इसको बोलते हैं क्या, टेलिंग। तो बेटा मैंने यही आपको समझाया कि यूकैरियोट्स के साथ थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानी है। एक तो लेबाइल मॉलिक्यूल है, ऊपर से भाई एक उसको न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाना है, सिक्योरिटी चाहिए, और बीच में भरे हैं दुनिया भर के इंट्रॉन्स, इनको भी हटाना है। तो यहाँ पे आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वही सेम प्रोसेस चलेगा, बस ट्रांसक्रिप्शन के बाद में यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद की मॉडिफिकेशन, जिसमें कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी और टेलिंग होगी। ये 3 चीजें यूकैरियोट्स में होती हैं। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कैपिंग टेलिंग क्यों है। 5 प्राइम कैप प्रोटेक्ट्स द नेसेंट एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन से बचाता है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड असिस्ट इन राइबोसोम बाइंडिंग ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा, पॉली एडिनाइल टेल क्या कर रहा है, अगेन एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है डिग्रेडेशन से, हेल्प करता है साइटोप्लाज्म में जाने में, एंड इज इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो बार बार ये यही बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। क्लियर बच्चे, भाई यहाँ हो जाती है हमारी आज की क्लास की समाप्ति। अब ये बता दो, मजा आया पढ़ के, कुछ डाउट रह गया है, कुछ ऐसा लगा जो नहीं समझ में आया, या बहुत ज़्यादा आज पढ़ लिया हमने। देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत कुछ समझने वाली चीज़ें हैं,
बायोलॉजी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, आपको समझनी होगी ये बात। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, सवाल करोगे क्वेश्चंस निकलेंगे एंड यू विल बी सॉर्टेड। ओके, एनीबडी लेफ्ट विद एनीथिंग हियर? कैन वी एंड द क्लास नाउ? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, प्लीज रिवाइज जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।